गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बिहार का इतिहास, और इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारी जो सेशन आज की शुरू होने वाली है वो बीपीएससी आधारित यानी कि 71वीं बीपीएससी आधारित होने वाली है। चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो क्यों ना हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर ले ताकि हमारा क्या हो, रिवीजन हो जाए। क्योंकि अब आपके नए पढ़ने का, नई चीज़ों को पढ़ने का, नए टॉपिक को पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। इसलिए आपने अभी तक जितना भी पढ़ लिया तो उसको एज अ रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड। चाहे बिहार का इतिहास हो, बिहार के भूगोल की बात हो, बिहार के पॉलिटी, अगर हम पॉलिटी सेक्शन को देखें तो चाहे कोई भी सेक्शन हो जो बिहार से रिलेटेड है वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में। साथ ही साथ ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी को ही कवर अप करेगा। आप किसी भी एग्जाम को देंगे जहां पर बिहार से रिलेटेड सवाल आएंगे, यानी कि बिहार में आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो यहाँ पर ये सारे सवाल को आप सॉल्व करके जा सकते हैं और ईजिली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बिहार का इतिहास, यानी कि हम अभी बिहार के इतिहास को देखेंगे, ऐतिहासिक स्रोत को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप वीडियो को रोक कर सॉल्व करें या आप उन क्वेश्चंस को लिख ले, जैसे आपको सुविधा हो। आप अपने कन्वीनियंट को देखते हुए आप अपने काम को करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो एक्सप्लेनेशन आप तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने आप देख पा रहे हैं इतिहास के स्रोत। किसके इतिहास? तो हम बिहार के इतिहास के स्रोत को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो चलिए हम रेडी हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, तो आप देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक। ठीक है, कौन सा पुस्तक है? तो याद रखिएगा पुस्तक वगैरह जो होते हैं उनके लेखक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है कि राजनीति रत्नाकर के पुस्तक कौन है। होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है चंदेश्वर। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर एंड हरि ब्रह्मदेव। तो याद रखेंगे चंदेश्वर इसका आंसर है। तो आपको पूछा जाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि चंदेश्वर इनका नाम रहेगा। हो सकता है इनके आपके सामने 4 पुस्तक के ऑप्शन रखे रहे, जिसमें से एक राजनीति रत्नाकर भी हो सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन को उलट पुलट कर पूछेगा, आपको फंसना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसना। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है। आंसर क्या है? चंदेश्वर। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, चंदेश्वर ये जो इनका नाम है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, 1 मिनट में थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो आप देख पा रहे हैं इसके जो लेखक है चंदेश्वर, इनका नाम है चंदेश्वर ठाकुर। ठीक है, कुछ फैक्ट आप यहाँ पर अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे साथ ही साथ। देखिए चंदेश्वर ठाकुर ने जो पुस्तक लिखा है राजनीति रत्नाकर, तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक में आखिरकार दिया क्या गया है? तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो राज्य को व्यवस्थित करने के बारे में चर्चा की गई है यहाँ इस पुस्तक में। ठीक है, राजनीति रत्नाकर में क्या दिया गया, यानी कि राज्य को कैसे, किस ढंग से व्यवस्थित किया जाए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलिटिकल बुक है, जहां पर राज्य को संचालित करने के नियम वगैरह यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, तो होप आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पहले भी ये पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपको अब ये पूछ दे कि इस पुस्तक में किस चीज़ की चर्चा की गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे राज्य को व्यवस्थित करने के नियम इसमें बताए गए हैं। एक और फैक्ट आप इसमें ऐड कर ले कि चंदेश्वर ठाकुर जो है उनके 7 पुस्तकों में से एक पुस्तक जो है वो है राजनीति रत्नाकर। ठीक है, 7 पुस्तकों में, यानी कि चंदेश्वर ठाकुर ने 7 पुस्तक जो लिखे उसमें से एक पुस्तक है राजनीति रत्नाकर। और आपको एक बात और बता दूं, इन्हीं 7 पुस्तकों को, जो 7 पुस्तक चंदेश्वर ठाकुर ने लिखा है, इन्हीं 7 पुस्तकों को सामूहिक रूप से कहा जाता है सप्त रत्नाकर पुस्तक। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन्हीं 7 पुस्तक को सामूहिक रूप से हम कहते हैं सप्त रत्नाकर पुस्तक। तो आपको क्या अब सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि सप्त रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, या सप्त रत्नाकर पुस्तकों में से एक कौन है?
आपका राजनीति रत्नाकर। तो इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ से मिल गए। होप आपने उन सबको नोट डाउन कर लिया होगा। ध्यान रखेंगे चंदेश्वर ठाकुर इसके लेखक, और इन्होंने 7 पुस्तकों की रचना की जिनको सामूहिक रूप से हम कहते हैं सप्त रत्नाकर पुस्तक, और इसी में से एक पुस्तक है राजनीति रत्नाकर। और नाम से ही आप रिलेट कर पा रहे हैं कि राजनीति रत्नाकर है, यानी कि राज्य को व्यवस्थित करने के नियम इसमें बताए गए हैं। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। चूंकि आप फिर देख पा रहे हैं कि ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? एक ऑप्शन है आर्थिक संबंध, दूसरा है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विदेश नीति, तीसरा है विदेश नीति पर, और चौथा है धन संचय, ठीक है। सेकंड में ऑप्शन है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है। तो आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है कि आपने बताया शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है। जो नए लोग हैं, हो सकता है जिनका पहला ये चांस हो, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, शायद रिवीजन नहीं कर पाए हो, तो ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के नाम पर यहाँ नहीं जाइएगा, पर हम अर्थशास्त्र को अक्सर किससे हम रिलेट कर देंगे? हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में यहाँ पर आपको फंसाने के लिए एक ऑप्शन आर्थिक संबंध भी दिया गया, तो इसमें आपको नहीं फंसना है। आंसर क्या है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, यानी कि ये एक पॉलिटिकल बुक है। लेकिन अभी इससे पहले भी आपने एक पॉलिटिकल बुक की चर्चा सुनी, ठीक है। लेकिन इस बुक के बारे में बता दूं, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये भारत की पहली पॉलिटिकल बुक है। याद रखेंगे, पहली राजनीतिक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित। यहां तक आपको ध्यान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा शासन कला, यानी कि ये ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि राज्य को संचालित कैसे किया जाएगा, राजा का क्या धर्म है प्रजा के प्रति, वो किस तरह से काम करे, किस तरह से अपनी पॉलिसीज को बनाए, तो इन सब चीज़ों की चर्चा है। युद्ध में वो किस तरह से पेश आए, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा और इसका आंसर भी आपने अभी तक दे दिया होगा। चलिए आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है मौली कवि, बोधराज, परमल या विद्यापति, ठीक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि, बोधराज, परमल या विद्यापति। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मौली कवि, ठीक है। जो सही आंसर है वो है मौली कवि। चूंकि देखिए मैं आपको क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ, तो मेरे आंसर है जो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते जाऊंगी और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रोकेंगे, सुनेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद वीडियो को आगे चलाएंगे, ठीक है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। ध्यान रखेंगे, ऐसे भी याद रखिएगा मौली कवि ने क्या लिखा, तो उद्वंत प्रकाश, ठीक है। वाइस वर्सा करके आप चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उद्वंत प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम जान लें यहाँ पर कि उद्वंत प्रकाश जो पुस्तक है इसमें क्या दिया गया है, किससे संबंधित बातें इसमें बताई गई है। तो याद रखेंगे उद्वंत प्रकाश में बिहार के जगदीशपुर का नाम आपने सुना होगा, तो बिहार के जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत से संबंधित है ये पुस्तक, ठीक है। मैंने एक ओवरऑल आपको यहाँ पर एक डायमेंशन मतलब दिखा दिया यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इससे, क्योंकि आप इसको भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये सवाल भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो बीपीएससी का आप ध्यान रखेंगे, हमेशा आपने ये चीजें सुनी होगी कि बीपीएससी जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है हर साल। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि बीपीएससी क्या है, ऐसा इतना इजी भी तो नहीं है ना कि वो एज इट इज क्वेश्चन को उठा के डाल दे। तो बीपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन को चेंज करता है, थोड़े पैटर्न को इधर उधर करके वो क्वेश्चन पूछता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये सवाल पूछा गया है, बिल्कुल इससे सवाल आगे पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है सवाल पूछने का तरीका क्या है यहाँ चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है और आपको पता है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि है, तो आपका विद्यार्थी धर्म क्या कहता है कि आप थोड़ा सा उद्वंत प्रकाश के बारे में भी गहन अध्ययन थोड़ा बहुत कर ले वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना है, तो देखिए उद्वंत प्रकाश पुस्तक के बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए कि बिहार के जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत से संबंधित ये पुस्तक है, ठीक है।
इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस पुस्तक का नाम उद्वंत प्रकाश आप देख रहे हैं, तो मौली कवि ने इसका नाम ये रखा है, तो देखिए इसका कारण क्या है कि ये जो पुस्तक है उद्वंत प्रकाश, ये पुस्तक उद्वंत सिंह के संरक्षण में लिखी गई थी। उद्वंत सिंह कौन? तो वो जगदीशपुर के शासक। तो जगदीशपुर के एक शासक थे उद्वंत सिंह, उन्हीं के संरक्षण में ये पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है उद्वंत प्रकाश। तो आपने उद्वंत प्रकाश से रिलेटेड 2-4 फैक्ट को क्या कर लिया, जमा कर लिया। अब बीपीएससी आपसे इसी क्वेश्चन को हो सकता है अलग तरीके से पूछ दे, तो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। हो सकता है अगला सवाल कहीं ये आ जाए कि उद्वंत प्रकाश में किसकी चर्चा की गई है, आप बता देंगे। आप बता देंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि उद्वंत प्रकाश पुस्तक जो है वो किसके संरक्षण में लिखा गया है, तो आप वो भी बता देंगे, उद्वंत सिंह के संरक्षण में। आपसे हो सकता है ये भी पूछा जाए कि उद्वंत सिंह जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि वो जगदीशपुर के शासक थे। तो आप देख रहे हैं एक ही सवाल है और उसी को हमने कितने तरीके से कितना अलग अलग सवाल में कन्वर्ट यहाँ पर हमने किया। तो ये आपका भी काम है, ये आप भी करेंगे। चूंकि मैंने यहाँ 3-4 क्वेश्चन बता दिया, आपको भी जितना सवाल यहाँ पर आप बना सकते हैं आप वहाँ बनाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई संशय है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी में लग रहा है कि आप फंस रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैसेज में, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको आंसर मिल गया, उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पर, तो हम देखते हैं चौथा जो क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह आपका सवाल है यहाँ पर। तो कहाँ से प्राप्त हुए, ये क्या पूछ रहा है कि जो मौर्यकालीन के जो स्थापत्य कला है उसके साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, या ऑप्शन डी दे रहा है उपयुक्त सभी से। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे क्वेश्चन को सामने देखते ही आप बिना ऑप्शन के ही आंसर देंगे, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, बराबर, राजगृह। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा, जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि डी, यानी कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है वो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, वो बराबर से भी प्राप्त हुए हैं, वो राजगृह से भी प्राप्त हुए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है और आपके दिमाग में आइडिया है, तो आप बिना जाने भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आपने थोड़ा मौर्यकालीन को पढ़ा है तो आप आपको ये भी पता होगा पाटलिपुत्र, आपको ये भी पता होगा राजगृह। तो चूंकि आप किसी एक ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पर जब आपको दो आपको लग रहा है कि ये दोनों हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं भी है तो भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, इसके आंसर को। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, यानी कि बिहार के गढ़वाल जो है उनके अधिपत्य का प्रमाण वो मिलता है, मतलब कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आपके पास फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामिन के वृत्तांत से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं बार बार दोहरा रही हूँ, आप वीडियो को रोकेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए मैं आपको सही समझती हूँ कि आपने आंसर सही दिया होगा। तो जी हाँ, जो बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आंसर है मनेर ताम्रपत्र। चलिए थोड़ा सा हम एक आध फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेगा कि यहाँ पर जो मनेर का ताम्रपत्र जो दिया गया है ये कन्नौज के गढ़वाल के राजा गोविंद चंद्र से संबंधित है। ठीक है, ये जो ताम्रपत्र दिया गया, तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि ये पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया, ये पूछा गया है नहीं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार अगर आ गया हो कहीं पर और अब आपको पूछा जाए, तो आपको पूछा जा सकता है कि मनेर के ताम्रपत्र में क्या दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो कन्नौज के गढ़वाल के राजा गोविंद चंद्र से संबंधित है मनेर ताम्रपत्र। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और एक जानकारी लिख लीजिएगा कि जो मनेर का ताम्रपत्र है ये 1126 ईस्वी का है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर
थोड़ा लिख देती हूँ इसको, ठीक है। ये मनेर ताम्रपत्र जो है ये कब का है? 1126 ईस्वी का है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया? तो इसमें सूफीवाद के विकास की जानकारी भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। सूफीवाद के विकास की जानकारी मिलती है मनेर के ताम्रपत्र में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक आध फैक्ट आप उसको लिख लेंगे। इसके अलावा आपको भी अगर कोई फैक्ट इसके बारे में मालूम हो तो आप भी वहीं पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के सामने में ही यहाँ ऐड कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट शायद गलत दिया है, ठीक है। बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार से किस, तो यानी कि बिहार के बारे में पूछ रहा है कि बिहार में किस तुर्क राजवंश के बारे में अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आपका ऑप्शन क्या है? ममलूक वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तुगलक वंश, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तुगलक वंश। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के तुर्क राजवंश के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो तुगलक वंश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स का बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, अब समझिएगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन से क्षेत्र के संबंध में क्या है? बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। ये एक स्रोत है, ठीक है, स्रोत है यानी कि ये एक पुस्तक है, ठीक है। बसातीनुल उन्स क्या है? एक पुस्तक है, एक ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप अपने आंसर देते जा रहे हैं। तो आप एक पहला ऑप्शन देख रहे हैं तिरहुत, दूसरा है केंद्रीय बिहार, तीसरा है दक्षिण बिहार और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तिरहुत। इसका आंसर क्या होगा? तिरहुत, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो वो होगा तिरहुत, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आप इसमें एक चीज़ मेंशन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ये क्या है? मैंने बोला एक ऐतिहासिक पुस्तक है, तो ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है और इसमें क्या दिया गया? तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक के तिरहुत अभियान की चर्चा यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? तिरहुत अभियान चलाया था। तो उसी तिरहुत अभियान की चर्चा जो है वो कहाँ मिलती है? बसातीनुल उन्स पुस्तक में मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। ये क्या है? एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ये इसका जो स्रोत है ये कहाँ से आप देख पा रहे हैं? बिहार के तिरहुत से इसका स्रोत मिल रहा है। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें चर्चा की गई है तिरहुत अभियान की, तिरहुत अभियान जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने चलाया था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप बेशक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फाइयान, युआनच्वांग, इत्सिंग या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये सभी है, आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। सही आंसर जो है उपयुक्त सभी, यानी कि जो ये सभी जितने हैं, फाइयान देख रहे हैं, युआनच्वांग देख रहे हैं, इत्सिंग देख रहे हैं, ये तीनों ही हैं जो है महत्वपूर्ण चीनी यात्री है जो बिहार आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल में, ध्यान रखिएगा कब पूछा जा रहा है? मुगल काल। इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्साइटमेंट में आके इजी क्वेश्चन को भी क्या कर देते हैं, रॉन्ग करके आंसर आ जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा,
सबसे पहले तो आप की पॉइंट, मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन कराती हूँ सीरीज तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़े और क्वेश्चन को आराम से पढ़े, पेशेंसफुली। इवन आपको क्वेश्चन बहुत इजी, एकदम चुटकुला नुमा भी क्वेश्चन लगे तो भी आपको एकदम नॉर्मल मोड में उस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, तो हमारे की पॉइंट ध्यान रखिएगा, मुगल काल में, हो सकता है आपको ये भी पूछ दे कि बिहार में आने वाला प्रथम यात्री, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम यात्री था, तो कौन सा यात्री था? तो एक ऑप्शन है मुल्ला तकिया, एक है अब्दुल लतीफ, एक है मोहम्मद सादिक और एक है मुल्ला बहबहानी। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन देखा तो इसका आंसर मैं बता दूं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है मुल्ला तकिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। ठीक है, अच्छा इसको एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा कि चूंकि ये मुगल काल में आ रहा है तो मुगल काल में किसके कार्यकाल में आया था? हो सकता है सवाल आपको ये भी पूछा जा सके कि मुल्ला तकिया मुगल काल में किसके कार्यकाल में आ रहा है, तो याद रखिएगा ये आया था अकबर के कार्यकाल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अकबर के कार्यकाल में मुल्ला तकिया बिहार आया था। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ मैंने अभी जिक्र भी किया, चूंकि यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, होप आप सब कुछ नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपका की पॉइंट है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, लेकिन अगर हम इसको हटा दें, इसको मान लीजिए कट कर दे। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि पहला अंग्रेज जो बिहार आया था, ठीक है, पहला विदेशी, पहला अंग्रेज जो बिहार आया था, हो सकता है ऐसे कि हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर हु विजिटेड बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको ये पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहला आप देखिएगा, पहले आप मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ ईयर लिख देती हूँ। एक मिनट, यहाँ आ नहीं रहा, ईयर मैं मेंशन कर देती हूँ 1587। 1587 में रॉल्फ फिच, ठीक है, 1587 में रॉल्फ फिच पहला ब्रिटिश ट्रैवलर था जो बिहार आया था, याद है? ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मैंने दो चीज़ें यहाँ पर बता दी, पहला क्या कि मुगल काल में मुल्ला तकिया आ रहा है, लेकिन किसके कार्यकाल में आ रहा है? तो ये आ रहा है अकबर के कार्यकाल में। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछे कि पहला अंग्रेज जो बिहार आया था तो वो है रॉल्फ फिच, कब आया था? 1587 में। ठीक है, होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो फिर से मैं बोल रही हूँ, एक्साइटेड नहीं होना है, आंसर पता है तो भी, और अगर आंसर नहीं पता है तो नर्वसनेस भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और ये नहीं वाले में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम इतने एक्साइटमेंट में पढ़ते हैं कि यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार आया था कर देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये आपका की पॉइंट। ठीक है, तो कौन इसमें से यूरोपीय यात्री है जो बिहार नहीं आया था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिए बर्नी या पीटर मुंडी। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं आंसर बता देती हूँ, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बर्नी है, सी। एक मिनट, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि फ्रांसिए बर्नी। ये जो है यानी कि इन चारों में ये बिहार नहीं आया था। तो इसके साथ साथ आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप ये भी याद कर ले कि कौन इसमें से यूरोपीय यात्री है जो बिहार आ चुके। इसका मतलब मैनरिक आ चुका है, जॉन मार्शल आ चुका है, पीटर मुंडी आ चुका है, सिर्फ ये महाशय नहीं आए थे। तो सही आंसर ये है, लेकिन सही के साथ साथ हमें ये भी पता करना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये तीनों का भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कभी ये इस तरह से पूछ दे कि इसमें से कौन यूरोपीय यात्री है जो बिहार आए हुए थे। मान लीजिए इसमें से कोई भी ऑप्शन दे दे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वहां पर इसको क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? देखिए रचना जितनी आप देख रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, बार बार पढ़िए और उसको लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? ऑप्शन क्या दिया गया, मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या मिर्जा गुलाम हुसैन। ठीक है, तो चलिए होप मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप जो है आंसर अपने देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक कर। ठीक है, तो यहाँ पर बहारिस्ताने
गैबी, ठीक है, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो ये आंसर आपका क्या होगा? ये होगा मिर्ज़ा नाथन, मिर्ज़ा नाथन, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। ये जो पुस्तक है बहारिस्तान गैबी, इसमें क्या दिया गया? तो इसमें बिहार के इतिहास से संबंधित इसमें बातें बताई गई है, ठीक है। तो आपको दोनों वाइस वर्सा ध्यान रखना है कि मिर्ज़ा नाथन ने क्या लिखा, बहारिस्तान गैबी, या बहारिस्तान गैबी के लेखक कौन? तो मिर्ज़ा नाथन। इसमें क्या दिया गया? तो बिहार के इतिहास से संबंधित इसमें चीज़ें दी गई है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। प्राचीन बिहार, ठीक है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया? भग्नावशेष। भग्नावशेष का मतलब होता है कि जो टूटी फूटी वस्तुएं हैं, उनके जो बचे हुए टुकड़े हैं, उसी को हम कहते हैं भग्नावशेष, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो टूटी फूटी वस्तुओं के बचे हुए टुकड़े, ठीक है। तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत समझते हैं आप, अभिलेख, जो आप देखते हैं जो शिला पर यानी कि पत्थरों पर या पिलर पर जो लेख लिखा जाता है, तो उन्हीं को ओवरऑल हम क्या कहते हैं? अभिलेख, ठीक है। जो शिला पर लिखा गया उसको शिलालेख, जो पिलर पर उसको जो पिलर स्क्रिप्ट हम बोलते हैं, ठीक है, तो स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। तो अभिलेख, उसके बाद सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। मतलब पूछा जा रहा है कि बिहार, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी इन सब से मिलती है या नहीं, मतलब कौन कौन से मुख्य स्रोत यहाँ पर है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ठीक है। पहला बोल रहा 1, 3, 5, 2, 3, 4, आप इसको रोक कर देखेंगे, ठीक है, कि 2, 3, 4 में क्या क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है। उसके बाद सी में 1, 2, 3, 4 एंड डी में दिया गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो आप इसके आंसर को दें कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत इसमें से क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। मैं इसलिए बताते जा रही हूँ ताकि आप अपने आंसर को चेक कर रहे हैं, मैं इस उम्मीद से आपको ये बताते चल जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है डी, ठीक है, इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें भग्नावशेष से भी मिल रही है, ठीक है, जो टूटी फूटी वस्तुएं हैं उनसे भी, यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है, अभिलेख से भी पता चलता है, सिक्कों से भी पता चलता है, और साथ ही जो धार्मिक ग्रंथ है उनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, यानी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। क्लियर है? ठीक है, चल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर आपका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो आप देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर, आप अब तो ये दिख ही गया, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्या कर रहा है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, देखिए इसी को घुमा के आपको जो पहला क्वेश्चन आप 12 वाला देख रहे हैं ना, इसी को घुमाकर यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, जो कि आंसर आपको दिख भी गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है? पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसराम से, रामपुरवा से। फिर ऑप्शन आप देख लीजिए 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी, वो है आपका सी। तो इसमें सी में देखिए क्या क्या है? 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम, ठीक है, और रामपुरवा। तो आई थिंक आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो, चूंकि आपने मौर्यकालीन जो जब मौर्यकाल साम्राज्य जो आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपको मान लीजिए ये पता है, ये पता है, ये पता है, या इन सब चीज़ों में अब मान लीजिए
ये भी अगर पता हो या ना हो, या ये पता हो या ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर ये कर सकते हैं क्या ये तीनों किस में मेंशन, ठीक है। मान लीजिए 2, 3 एंड 5, तो हम देखेंगे कि 2, 3, 5 किस में मेंशन किया गया है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और थोड़ा कन्फ्यूजन हो, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये सभी दिया गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी लगा के, अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या है, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, यानी कि अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सहस्राम से, केसरिया से, रामपुरवा से या वैशाली से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सहस्राम से, ठीक है। ये क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो या तो इसको ऐसे बोलिए, सहस्राम से अशोक के लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई है, या अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सहस्राम से वो प्राप्त हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला हम आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा क्या है, उनकी भाषा क्या है, संस्कृत, प्राकृत या ए एंड बी, यानी कि संस्कृत एंड प्राकृत दोनों, या फिर ना तो एक और ना तो बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्राकृत, इसका सही आंसर होगा प्राकृत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो उसकी भाषा यहाँ पर क्या बताई जा रही है, प्राकृत। ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है। तो देखिए दोनों चीज़ आपको पता चल गई कि जो अभिलेख मिले हैं बिहार में, मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, उसकी भाषा क्या है, तो भाषा है प्राकृत। और लिपि अगर आपको पूछा जाए तो आप लिपि में देखिए ऑप्शन क्या है आपका, खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्राह्मी, ठीक है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। अच्छा, ब्राह्मी लिपि के बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन लिपि है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन लिपि है जिसको पढ़ा जा चुका है, ठीक है। इसको पढ़ा जा चुका है 1837 में, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसको पढ़ा गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, आपने इसको पढ़ा भी होगा और इसको ध्यान भी रखना है आपको, ठीक है। तो पहली ऐसी लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है, ऐसे सबसे प्राचीन लिपि तो आपको पता है जो भाव चित्रात्मक लिपि हड़प्पा के समय में थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है, कब पढ़ा गया, 1837 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है कि मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी, तो वो प्राकृत जो बिहार में प्राप्त हुई है, और उसकी लिपि क्या थी, तो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। क्लियर है दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है। देखिए एक फिर से रचना वाली क्वेश्चन जो है वो आ गया है यहाँ पर। तो आप देखिए मृतुल अहवाल किसकी रचना है, तो ऑप्शन क्या है, मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है मुल्ला बहबहानी, जो सही आंसर है वो है मुल्ला बहबहानी। तो मृतुल अहवाल की रचना किसकी है, मुल्ला बहबहानी की ये रचना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर एक फैक्ट नोट डाउन कर लेंगे। पहला तो ये ध्यान रखेंगे कि मुल्ला बहबहानी जो है वो एक ईरानी थे, ठीक है, और मुल्ला बहबहानी एक क्या थे, धर्माचार्य थे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि मुल्ला बहबहानी एक ईरानी धर्माचार्य थे, ठीक है, और इन्होंने भारत की यात्रा की थी, और वो पहली बार 1807 में कहाँ आए थे, पटना आए थे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, मुल्ला बहबहानी एक ईरानी धर्माचार्य थे, और वो भारत की यात्रा उन्होंने की थी, और पहली बार वो 1807 में पटना आए थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1807 में पटना आए थे। एक और बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चूंकि इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर पटना को मुल्ला बहबहानी ने कुछ एक शब्द कह के संबोधित किया था। उन्होंने बोला था जैतुल हिंद,
लिख लेंगे जैतुल, एक साथ, जैतुल हिंद कह के बोला था पटना को, यानी कि जैतुल हिंद का मतलब होता है भारत का स्वर्ग, यानी कि बहबहानी ने पटना को भारत का स्वर्ग बताया था। वो पटना आए थे पहली बार 1807 में, और पटना को क्या कहा, जैतुल हिंद, यानी कि भारत का स्वर्ग कहा पटना को। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें आपको नोट डाउन हो गई और ये फैक्ट भी आपके पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। ठीक है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में यहाँ पर पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण कौन कौन से है। ये क्या है? ये पुस्तक है, ये रचना है। ठीक है, जो आपके ऑप्शंस में यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि मध्यकालीन मिथिला की बात की जा रही है जिसके इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण ये सभी है, यानी कि आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि कीर्तिलता भी, कीर्ति पताका भी और वर्ण रत्नाकर भी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आप यहाँ पर एक दो फैक्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एक मिनट में इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। यहाँ पर कीर्तिलता जो है वो किसके द्वारा रचित है ये लिख लीजिए, चूंकि यहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ हम इसके रचयिता को भी देख लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको सवाल बन जाए। ठीक है, तो कीर्तिलता के रचयिता कौन है? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति कवि, कवि विद्यापति का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि मिथिलांचल के हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कवि विद्यापति कीर्तिलता के रचनाकर है। ठीक है, और कीर्ति पताका को किसने रचित किया? तो ये भी विद्यापति द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही है, विद्यापति। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विद्यापति द्वारा रचित। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तीसरा आप देख रहे हैं वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर जो है वो रचित है ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा। ठीक है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा ये रचित है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों स्रोत जो है, ये तीनों पुस्तक कौन कौन? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर जो है वो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, महत्वपूर्ण यहाँ पर स्रोत है, महत्वपूर्ण सोर्स है। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर आपका कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन जो है अवशेष जो है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? चिरांद, छपरा से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर, एक साथ दोनों ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, हो सकता है दोनों अलग अलग भी दे, मनेर से या उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष जो है वो इन सभी जो ऑप्शन निम्नलिखित ऑप्शन है उसमें से वो सभी जगह से, यानी कि आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी जगह से ये प्राप्त हुए हैं। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, यहाँ पर इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया? ऑप्शन है परवर्ती गुप्त वंश, हरियंक वंश, पाल वंश या मौर्य वंश। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा परवर्ती गुप्त वंश, यानी कि लेटर गुप्ता की यहाँ पे बात की जा रही है वंश की। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? परवर्ती गुप्त वंश यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो होप आपको इजीली यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, और इसी को आप 2-3 बार आप सुनेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगी। और जितना आपने जो एक्स्ट्रा नोट यहाँ पर लिखा है उसको भी आप साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे, और जितना हमारा ये सीरीज़ चलेगा आप हर दिन कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि आप चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, 1-2 पॉइंट जो फैक्ट है उसको हम ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और भी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।